जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा पर। देश और दुनिया जैसे जैसे विकसित हुई है, उस विकास में महिलाओं के बराबरी के दर्जे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं और इन उपायों में यह खतरा हमेशा बना रहता है कि जो लोग सप्रेस्ड रही हैं या रहे हैं, वो जब आगे बढ़ेंगे तो कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश होगी या उनको फिर से दबाने की कोशिश होगी। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए ऑफिसेज वगैरह में अलग से व्यवस्था की गई, अलग से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बने। हम जिस विकास के दौर में हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो कहता है कि हर कोई समान है, स्त्री पुरुष अब तो थर्ड जेंडर जो भी है वो समान नागरिक है, सबको समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। इसीलिए एक व्यक्ति एक वोट, स्त्री हो पुरुष हो, दलित हो या सवर्ण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास के इस क्रम में महिलाओं ने पढ़ाई लिखाई की और ऑफिसेज में उनकी भूमिका बढ़ी। अब तो सेना में भी वो युद्ध के मैदान में पहुंच रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। उन महिलाओं को अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए, जहां 10 और 10 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बने। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, इसलिए कि हमारा संविधान यह कहता है, अगर ठीक से पढ़ेंगे रिमल्स में या जो हमारे निचोड़ है पूरे के पूरे संविधान का प्रस्तावना में, महिलाओं को समान आदर, समान सम्मान देने की बात है। अगर वो हम नहीं करते हैं तो हम अपने देवी माँ की, अपने सरस्वती माँ की, अपने लक्ष्मी माँ की बेइज्जती करते हैं, उनका अपमान करते हैं। कानून की बात में आज हम बात करेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, यौन शोषण न हो, उनके साथ कोई टॉर्चर न हो, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज के दिन में झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी संतोष आनंद जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर काम की दशा बनाने के लिए बहुत सारे कानून बनने हैं, लेकिन यह जो जिस पर हम लोग बात करेंगे, कार्यस्थल पर ईव टीचिंग या यौन शोषण जैसी चीज़ें ना हो, तो ये क्या कानून है और कैसे, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम ये 2013 में आया, ताकि जो भी महिलाएं किसी भी कार्यालय, निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, उनका जो भी राइट्स है, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ ना किया जाए, उससे बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट को अगर हम लोग देखें कि ये कैसे आया, तो इसके लिए हमको 1992 में जाना पड़ेगा। 1992 में क्या हुआ था, एक भौरी देवी नाम की एक आंगनबाड़ी सेविका हुआ करती थी। वो क्या चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में काम कर रही थी, बाल विवाह रोकवाने के लिए राजस्थान के एक गांव में काम कर रही थी। तो वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो उनके साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया। तो गैंग रेप किया तो वो तो कार्य के समय में ही हुआ, वो अपना ऑफिशियल कार्य कर रही थी उस समय, लेकिन उस समय कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिससे ये जो काम करते वक्त उनको यौन प्रताड़ना किया जाए, उसको रोकथाम किया जाए। तो एक विशाखा नाम की एक NGO थी, उन्होंने एक रिट फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि कोई भी महिला जो कार्य कर रही है किसी भी स्थल पे, निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय या फिर असंगठित, संगठित क्षेत्र, इवन घर पे जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया, जो कि 1997 में दिया गया, जिसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। तो ये विशाखा गाइडलाइंस में सारी चीज़ें बताई गई थी कि महिलाएं को सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयर है उनको महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस था। तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरा तो ये इनैक्टमेंट हुआ। पहले तो गाइडलाइंस से सारा कुछ चलते रहा 97 से, 2013 में ये एक्ट आया। इस एक्ट में सारे प्रावधान हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा की जा सकती है कार्य क्षेत्र में। अभी जो आपने बताया वो एक्ट के पहले, यानी कि जिस समय घटना घटी थी जी, आज भी आंगनबाड़ी में 10 महिला नहीं है, 10 काम नहीं करने वाली है। तो यह एक्ट कहाँ से कवर करेगा उस आंगनबाड़ी को, जिस आंगनबाड़ी को लेकर गाइडलाइंस बने और एक्ट बनाना पड़ा? देखिए, आंगनबाड़ी जो है, अगर ये जो एक्ट है इसमें कहा जाता है 2 तरह की कमेटी रहेगी।
एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसको कहा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, और दूसरी होती है लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो जो भी कार्यालय है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग नियोजित है, कार्य कर रहे हैं, और उसमें एक भी अगर महिला हो तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या फिर आंतरिक कंप्लेंट कमेटी कहा जा सकता है, वो होता है। और मान लीजिए कि घर में काम कर रही है कोई, हम उसको, चूँकि भौरी देवी वाला प्रसंग आया है जिसके चलते कानून बना, वो हम थोड़ा क्लियर। आमतौर पर आंगनबाड़ी में 3 या 4 ही महिलाएं होती हैं, वही सब कुछ है, 3-4 महिलाओं के बीच घूमता रहता है। तो जिसके मामले को लेकर सुरक्षा देने की बात हुई, वो आंगनबाड़ी उससे अभी भी इस एक्ट में कवर नहीं होता है। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, वहाँ कमेटी क्या बनी? 3-4 है ही कमेटी है, उसमें है, हाँ जी, उसमें है एक, मैं उसी पे आ रहा था, एक लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, स्थानीय कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पे एक महिला भी है, ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी सेविका हुई 3 या 4 हुई, तो वो लोकल कंप्लेंट कमेटी, स्थानीय कंप्लेंट कमेटी से कवर्ड होंगी। तो स्थानीय कंप्लेंट कमेटी जो होता है उसमें 4 लोगों की कमेटी होती है, ये जिला स्तरीय कमेटी होती है। यही डिफरेंस है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कोई एक कार्यालय का हुआ। मैंने 2 चीज़ें आप हमको स्पष्ट करिए। एक स्पष्ट करिए कार्यालयों के लिए जो बना सो, कारखानों के लिए जो बना सो, और इन लोगों के लिए जो बना है, तीनों को अलग अलग वो करके वर्गीकृत। देखिए, जो कार्यालय में है 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कोई भी एक महिला है, तो उसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो कि आंतरिक हो गई, अपनी व्यवस्था है उस कार्यालय की। और दूसरे जो हो गए जिसमें से 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी सेविका हो गई, घर में काम करने वाली जो बाई हो गई, उन लोगों के लिए ये लोकल कंप्लेंट कमेटी, स्थानीय कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो स्थानीय कंप्लेंट कमेटी का जो संरचना है, संरचना यह है कि इसमें 4 सदस्य होंगे। एक सदस्य ऐसा होगा लोकल लेवल पे जो कि वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। 2 ऐसे होंगे, 2 सदस्य होंगे ऐसे जो कि महिला राइट पे काम कर रहे हैं और वो किसी भी ब्लॉक तहसील के एम्प्लॉय हो, ठीक है। और चौथा है जो कि एनजीओ से हो और जिनका लॉ से रिलेशन हो, तो ये 4 लोगों की कमेटी होगी, उसमें ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो गई है लोकल कमेटी। एक तो ये हो गया लोकल कमेटी। दूसरे जो ऑफिस की कमीटी बनानी है, कारखानों की कमेटी बनानी है, जहाँ की बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, एक भी काम करती है, एक से ज़्यादा, आपको बहुत सारी संख्या में आती है, 20%, 30%, कहीं 40% भी है। वहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है? हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना कमेटी होगा, ओके, ठीक है, जहाँ पे संरचना मैंडेटरी है। जी, मैंडेटरी है, मैंडेटरी प्रोविज़न है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर इसको नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी की प्रोविज़न है इस एक्ट के तहत। 50,000 फर्स्ट टाइम में पेनल्टी है और यही आगे चल के डबल हो जाता है। ये जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को किस तरह की कमेटी बनानी है, और उस कमेटी में खास करके कारखाने में, एक तो आपने बता दिया लोकल कमेटी के बारे में, कंप्लेंट कमेटी में, यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, इंटरनल कंप्लेंट कमीटी में एक चेयरपर्सन होंगे जो कि उसी कार्यालय में काम करने वाली एक महिला होगी, जो कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर या फिर सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय हो। 2 लोग और होंगे जो कि वहीं पे काम करने वाले होंगे, और एक एनजीओ के मेंबर होंगे जो कि विधि विशेषज्ञ और महिला राइट्स पे काम किए हो। तो इन लोगों की ये संरचना है। कंप्लेन किसको रिपोर्ट करना है? अगर कहीं पर कोई घटना घटती है, लगता है कि कंप्लेन होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा? देखिए, पीड़िता या पीड़ित जो है, पीड़िता किसको रिपोर्ट करेगी? देखिए, कहीं पे को, हाँ, ये कमेटी के जो चेयरपर्सन है उनको एड्रेस करते हुए एक लिखित कंप्लेन देना है। लिखित कंप्लेन अगर नहीं लिख सक रही है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये जो मेंबर है कमेटी के, वो उनको हेल्प करेंगे रिटन लिखने में। उसके बाद ये चेयरपर्सन को एड्रेस होके होगा, फिर उसके बाद इसकी इंक्वायरी की प्रोसीजर है। ये इंटरनल कमेटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किसको मॉनिटर करना है? मॉनिटर कौन करता है? देखिए, ये इंटरनल कमेटी जो है, ये जो डीएम होते हैं, उनको लोकल कमेटी का सारा मॉनिटरिंग करना है। उसी तरह ये भी देखना है उनको कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी गैर सरकारी, उनके ज़िला में, उसमें इंटरनल कमेटी हो, और ये अनिवार्य है, इंटरनल कमेटी होना ही होना है। ये 2 चीज़ें हैं। एक तो डिप्टी कमिश्नर के पास इतने वास्ट वर्क हैं कि उसमें मैंने रांची के डिप्टी कमिश्नर के बारे में जो मैं जानता हूँ, 165 कमेटियों के चेयरपर्सन है, ये मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले का। फिर कुछ कमेटियाँ बढ़ गई होंगी, वो कहाँ जाएंगे? इसका मतलब किसी को नियुक्त करेंगे जो जा करके देखेगा, मॉनिटर। वो पावर डेलीगेट होता है। ये अधिसूचना जारी होती है इस एक्ट के तहत। डीएम हो गए, एसडीएम को भी पावर दिया जाता है। इसमें अगर जरूरत पड़ती है तो मान लिया जाए कि डीएलएस है, जालसा है या नालसा है, कैसे हम
वहाँ मिल करके अपनी बात कह सकते हैं, पीड़िता कह सकती है कि हमको यहाँ भरोसा नहीं है, यहाँ हम गए और हमको न्याय नहीं मिला, वैसी स्थिति में हम आपके पास न्याय के लिए, वो प्रोसेस क्या है? देखिए, भरोसा तो हर इंस्टीट्यूशन पे रखना ही होगा आपको, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है तो उस पर तो भरोसा रखना ही है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग झालसा है चाहे नालसा हो, इस एक्ट का ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, महिलाओं को पता नहीं है इस एक्ट के बारे में, तो हम लोग उनको अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि इस एक्ट में क्या है, क्या आपकी राइट्स है। कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी फेयर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मेंबर होते हैं। इनका जो प्रोसीजर होता है वो जस्ट सिविल कोर्ट का के मजिस्ट्रेट को जो पावर दिया गया है, सिविल कोर्ट का जो पावर है एविडेंस लेने का, सारा कुछ इनको मिला हुआ है। कार्यकाल भी कुछ होता है क्या? इनकी कार्यकाल 3 साल की होती है। 3 साल में लगभग सबको बदल जाना है? जी। फिर नई कमेटी? नई कमेटी क्या फिर? आप लोग मॉनिटर करते हैं क्या? मतलब कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो मॉनिटर करती है, या कंप्लेन आने पर उसके हिसाब से वो देखती है कि कहाँ पर इस कंप्लेन को एड्रेस कराया जा सकता है? देखिए, ये हर एक इंस्टीट्यूशन का इंटरनल मैटर है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में झालसा की बात कर ले तो वहाँ भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, तो इसके जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर जो मेंबर है इसको गाइडेंस देते जाते हैं। ये कंप्लेन जो है, कंप्लेन में कितने दिन के अंदर इसका निष्पादन करना है, निपटारा कितने दिन के अंदर होना है? पहले तो कंप्लेन जब भी आता है 90 डेज के अंदर इसका निवारण कर लेना है, जो भी आपको लेना है वो कर लेना है। कंप्लेन की सुनवाई कैसे होती है, क्या प्रोसेस है सुनवाई? कंप्लेंट तो आपने बताया कि कंप्लेन कोई आता है तो अगर लिखने नहीं आता है तो लिखवाने में मदद जी। सुनवाई में आमतौर पर ये होता है कि फिर वो उसको दबाव दे करके मामला हटवाने का, कई बार झूठे कंप्लेंट्स भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे? देखिए, वो जो समिति है, समिति को जो सिविल कोर्ट की राइट दी गई है सारा एविडेंस लेना और एक निष्कर्ष पे पहुंचना, तो ये कमेटी बिल्कुल फेयरली काम करती है। ठीक है, अनफेयर तो हम लोग कह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल कोई भी चीज़ संरचना है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम लोग तो फेयर ही मान के चलेंगे। और वो लोग जस्ट एविडेंस को, सारा कुछ जो भी उनके पास रिकॉर्ड पे आता है सारे कुछ एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो भी आरोप लगाया गया है विक्टिम के द्वारा वो सही है कि गलत है। उसके बाद अवधारणा करते हैं, अवधारित करते हैं कि ये सही है या गलत है। उनको क्या पावर है, उस कमेटी को पावर क्या है? कमेटी जिसने उत्पीड़ित किया उसको पनिश करने का या बीच बचाव करने का और समझौते कराने का, आगे से आप नहीं करेंगे ऐसा वार्निंग देने का, क्या है उनके पास? देखिए, जब भी कोई भी जो पीड़िता है वो कंप्लेंट फाइल करती है, उसके बाद अगर उसकी इच्छा ये होती है, जो भी उनको प्रताड़ित किया है वर्क प्लेस पे, वो उनके साथ मीडिएशन कर सकती है, मध्यस्थता कर सकती है और मैटर को सेटल कर सकती है, बशर्ते वो एक रिटर्न दे कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। अगर मध्यस्थता हो गई तो मैटर सुलझ गया तो वो वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। अगर मैटर नहीं सुलझ सका तो फिर पीड़िता को अपना सबूत लाके सारा कुछ रखना पड़ता है बोर्ड के समक्ष। फिर बोर्ड निर्णय लेती है ये सही है या गलत है, और उसके बाद बोर्ड ये निर्णय लेती है, अगर वो साबित करने में कामयाब हो जाती है तो सर्विस कोड के तहत वो भेजते हैं एम्प्लॉयर को कि आपके इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट ये एलिगेशन प्रूव हो गया है और इसको सर्विस रूल के तहत आप प्रोसीड कीजिए। सर्विस रूल में जैसे होता है कि इंक्रीमेंट काट लेना, ठीक है, डिमोशन कर देना, ठीक है, प्रमोशन में आगे बाधा पहुंचाना, तो ये सारा कुछ है एज पर सर्विस कोड फिर प्रोसीड करते हैं। ईव टीजिंग से ये कितना इस कानून में फ़र्क है? ईव टीजिंग के खिलाफ जो कानून है और इस कानून में क्या फ़र्क है? देखिए, ईव टीजिंग में, इस कानून में जो है पनिशमेंट का प्रावधान ये है कि अगर एम्प्लॉयर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट है, और जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट है इन द फॉर्म ऑफ फाइन, 50,000 रुपये का फ़ाइन है। और अगर नेक्स्ट टाइम करते हैं तो फिर वो फिर बढ़ जाता है, जस्ट डबल द पनिशमेंट हो जाता है। फिर आगे चल के अगर फिर करते हैं तो उनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो जाता है। ईव टीजिंग में और इसमें क्या फ़र्क? ईव टीजिंग जो है वो गाइडेड है आपको आईपीसी से, और स्पेसिफिक एक्ट वहाँ पे सेक्शन 354 हो गया, 509 हो गया, जो पिनल सेक्शन है, तो ये उसमें लैकिंग है। ईव टीजिंग यहाँ वो नहीं होगा? हाँ, ईव टीजिंग है लेकिन इसका प्रोसीजर अलग है। ईव टीजिंग के लिए उनको अदालत, हाँ, अदालत जाना पड़ेगा, थाना, जो भी लीगल राइट्स, जी, जाना पड़ेगा। इसमें भी वही है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को जब परिवाद आता है तो वो अगर देखते हैं कि मैटर बन रहा है ऐसा कि इसको थाना भेजा जाना चाहिए या फिर इसका केस रजिस्टर्ड होना चाहिए तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल, अच्छा, ये इनको राइट है।
वो वहाँ से एड्रेस होगा। हाँ, एड्रेस होगा। हाँ जी। तो वो कंप्लेन किसको भेजेंगे? सीजीएम के यहाँ भेजेंगे, मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेंगे, जो संबंधित थाना है उसको? वो संबंधित थाना को भेजेंगे। संबंधित थाना जी। अपना आगे प्रोसीडिंग के लिए बढ़ाएगा। अब हमको चूंकि अपने लोगों को, दर्शकों को अवेयर करना है, वो जाने, इन चीज़ों को बताइए कि किस तरह के मामले में इव टीजिंग या माना जाए कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह का कंप्लेन होगा कि वो माना जाएगा कि इस कानून के इस दायरे में आता है और वो कंप्लेन लेकर के जाएंगे। एक तो कहा जाता है कि औरतों को सिक्स सेंस होता है, सिक्स सेंस से वो समझ जाती है कि उसका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है। तो कानून क्या वो करता है, स्पष्ट करता है कि इस तरह के मामले में? देखिए, कोई भी महिला किसी कार्यस्थल में कार्य करती है तो कोई भी पुरुष जो उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है, जिसमें सेक्सुअली अब्यूज़ कहा जाता है, उनको देख के किसी तरह से सीटी मारना, ठीक है, आंख मारना, या फिर किसी तरह से उनको गलत तरीके से छूना, ठीक है, ये सारा कुछ वो सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है कार्य क्षेत्र में। नहीं, सेक्सुअल एब्यूज में देखिए, हम लोग जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में ब्लैकमेलिंग की भी गुंजाइश है कि हमारे सबॉर्डिनेट है, हम डांट रहे हैं और डांट रहे हैं तो इस वजह से उसने कर दिया कि ठीक है हम आपको सबक सिखा देते हैं। तो ये सारे मामले भी हो सकते हैं और इस तरह के मामले होने के कारण ही दहेज का मामला जो आया, दहेज के मामले में कानून में संशोधन हुआ। जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले में फट से पकड़ मत लीजिए, जी, पहले इंक्वायरी करिए कि सच क्या है, ये क्या है। इस तरह के मामले में जब इस तरह के गुंजाइश है, भरपूर गुंजाइश है, वैसे कानून तो बनता ही है कि ये ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने बनाया ताकि ये चीज़ रुके। हम आपसे जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पे कंप्लेंट कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, चाहे वो आंतरिक कंप्लेंट कमेटी हो, आंतरिक परिवाद समिति हो, या फिर लोकल परिवाद समिति हो, ठीक है। ये बोर्ड के मेंबर को डिसाइड करना है कि लगाया गया आरोप सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो उनको पनिशमेंट एज पर सर्विस कोड वो होता है। अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स गलत केस फाइल किया गया है और ये साबित हो जाता है कि पीड़िता ने गलत केस किया है, गलत मामला लाया है या फिर गलत एविडेंस प्रोड्यूस किया है, तो वो पनिशमेंट उनके ऊपर चला जाता है, पीड़िता पे। फैसला 90 दिन के अंदर नहीं हो रहा है। हमने कंप्लेन किया 90 डेज हमारा फैसला होना था, फैसले को लटका के रखा गया जानबूझ करके, इसलिए कि फैसला अप्रूव होना है। देखिए, नॉर्मली ये डायरेक्टिव है कि 90 डेज में फिनिश कर देना है, ख़त्म कर देना है निर्णय, लेकिन अगर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है तो वो बोर्ड राइटिंग में लिख के करेंगे कि क्या रीज़न है मामला को आगे ले जाने का। मैंने जो उनका प्रोसीडिंग्स चलेगा उस प्रोसीडिंग में इसको दर्ज करते रहना पड़ेगा, क्यों हम आगे लेकर जा रहे हैं। नॉर्मली है कि 90 डेज में आपको ख़त्म कर लेना है, लेकिन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो गए, एविडेंस नहीं आ पाया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, बियॉन्ड सर्कमस्टांसेस हो गए, तो फिर वो आगे के पीरियड में भी जा सकता है। पीड़िता को लगता है कि जानबूझ करके डिले किया जा रहा है, वैसी स्थिति में पीड़िता को क्या करना चाहिए? पीड़िता को अपना पक्ष रखना होगा बोर्ड के पास, ठीक है, बोर्ड को बताना होगा, प्रेशराइज करना होगा, ठीक है। पीड़िता को अगर न्याय मिलता तो पीड़िता को दिक्कत ही नहीं होती ना। पीड़िता को लटकाया जा रहा है, उसके मामले को लटकाया जा रहा है, वैसी स्थिति में पीड़िता को लगता है कि अगर हमको यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तब क्या करना चाहिए? अब चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए या क्या? जैसे लोकल कंप्लेंट कमेटी हो गया, जिसके हेड होते हैं डीसी साहब या फिर एडिशनल डीसी हो गए, तो उनको ये लोग लिखित में दे सकते हैं कि हमारे मामला को निपटारा नहीं किया जा रहा है, जो भी रीज़न हो। और यहाँ इंटरनल कमेटी जो है, इंटरनल में भी एम्प्लॉयर को देंगे, एम्प्लॉयर के ऊपर है राइट। जनरली ऐसा नहीं होता है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस जो होता है उसी में ये हो जाता है कि पीरियड प्रोलॉन्ग कर जाता है। एम्प्लॉयर को परिभाषित कैसे करेंगे? एक तो एम्प्लॉयर हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, उसमें पोस्ट हैं, सीएमडी है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, इस तरह के पोस्ट हैं। और एक हो गया कि मालिक है, सीधा सीधी मालिक है, सुपरवाइजर है, ये हो गया। तो ये परिभाषित कैसे करेंगे? पावर किसकी जिम्मेवारी है या कि वो कमेटी बनाए? देखिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी हो गया वो उनका कर्तव्य है। कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है तो उसके हेड होते हैं, तो उनका दायित्व है। आप लोग जो अवेयरनेस करते हैं, तो अवेयरनेस करने का आपका क्या तरीका है? कैसे अवेयर करते हैं लोगों को? मैंने जो प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आप जाते हैं, जा कर के वहाँ पर सेमिनार वगैरह करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हम लोगों को क्या है प्रोसेस, क्या है? देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्रू हमारा जो PLV है, जो हमारा वर्कफोर्स है, हम लोगों का रिटन मटेरियल, पिक्चर मटेरियल सारा कुछ होता है, IC मटेरियल जिसको कहा जाता है, ये सारा कुछ जाके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गांव-गांव में जाके
जहाँ पे सिंगल महिला है जो कि घर में काम करती है, उनके लिए भी ये एक्ट है। उन लोगों को बताते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई भी अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो आप लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाके अपना दायर कर सकते हैं। इवन ऑफिसेज में हम लोगों का जो आईएसी मटेरियल है उसको हम लोग भेजते हैं और कहीं कहीं बहुत जगह हम लोग इसको चिपकवाते भी हैं। आप लोग जो मॉनिटर करते हैं अपने पीएलवी अपने दायरे में अवेयरनेस का, उस मॉनिटरिंग में अब तक आपको क्या ये उधर से फीडबैक है? फीडबैक जी, अभी तक का यही फीडबैक है कि बहुत कम ही लोग, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे गैर सरकारी संस्थान हो, चाहे सिंगल महिला जो कि घर पे काम करती है, उनको इस एक्ट के बारे में नहीं पता है। आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं जी, मैन पावर भी लिमिटेड है, वैसे में आपको यह काम भी करना है जी। तो दोनों के भी समन्वय बिठा करके कि पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाना है, आंगनबाड़ी बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ जाना है, गवर्नमेंट्स के लोग को आप वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कैसे आप लोग कर रहे हैं, अभी कैसे कर रहे हैं, और जो आपको फीडबैक है उसी फीडबैक के हिसाब से आगे क्या किया जाना चाहिए? जैसे एक रास्ता ये हो सकता है कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा में अगर यह जोड़ा जाए तो बात बने, एजुकेशन सिस्टम में ये बात आए, वहीं जा कर के आप क्लास लीजिए और उन लोगों को मैसेज दीजिए तो वो अपना मैसेज लेके गांव तक जाएंगे। जी। दूसरा ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस है उस इंस्टीट्यूशन में जाएं, अपना सेमिनार करें और उनको बताएं, ये सारा कुछ है। तो आप लोग का क्या तरीका अपनाते हैं? देखिए, हमारा 24 जो जिला है झारखंड में, 24 जिला में हमारा DLSAs है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं वो है PLV। PLV का दायरा हमारा हर गाँव तक फैला हुआ है। विलेज लीगल एड क्लिनिक्स भी है हमारे, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी PLV है वो जाके लोगों को अवेयर करते हैं। केवल सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर नहीं, कोई भी जो भी राइट्स है और ड्यूटीज़ है, सारे चीज़ को लोगों को अवेयर करवाते हैं। उसी तरह हमारा हर एक कॉलेज में, लॉ कॉलेज हो या मैक्सिमम कॉलेज में, हमारा लीगल एड क्लिनिक है। वैसे ही हम लोगों ने स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब खोल रखा है। वहाँ क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को बताते हैं कि क्या कानून है और कैसे इसको अवेयर किया जा सकता है। वहाँ पे लीगल लिटरेसी क्लब के जो बच्चे होते हैं उनको कानून के बारे में बताया जाता है। वो बच्चे अपने घर जाते हैं, आसपास में जो भी लोग रहते हैं उनको कानून के बारे में बताते हैं। तो सेम थिंग है कॉलेज में जो लीगल एड क्लिनिक है, वहाँ पे मेंबर रहते हैं ये कॉलेज के इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, गाँव के लेवल पे भी। तो वहाँ पे सारे जो एक्ट है, महिला का राइट हो, बच्चों का राइट हो, उसके बारे में हम लोग लोगों को अवेयर करवाते हैं। ये जो फीडबैक मिला है अभी तक आपको, फीडबैक के हिसाब से बहुत कम अवेयरनेस है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए अब क्या रणनीति है, क्या करना चाहिए आगे? अथॉरिटी की क्या भूमिका होगी? अथॉरिटी दूसरे से कैसे सहयोग लेगी, कैसे सहयोग लेके आगे बढ़ाएगी? एक तो जो स्थिति है, एक चीज़ और हम स्पष्ट कराना चाहेंगे, वो ये कि लीगल एड क्लिनिक की क्या भूमिका है, वो किस तरह के काम अपने पंचायत लेवल पर या गांव लेवल पर जहाँ पर है, या हॉस्पिटल लेवल पर या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है, वहाँ पर वो क्या भूमिका निभाता है? देखिए, फैसिलिटेशन की भूमिका निभाता है या और कोई भूमिका? देखिए, लीगल एड क्लिनिक जो हमारा है, जो हमारे गाँव के लेवल पर या फिर ब्लॉक के लेवल पर है, वो 2 दिन खुलता है। सप्ताह में 2 दिन मैंडेटरी उसको खोलना ही है। वहाँ पे क्या होता है, लोगों को पता है कि वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक है, हमको अगर कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो हम लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं। और हमारे जो PLV रहते हैं उस क्षेत्र के, वो बताते हैं कि वहाँ लीगल एड क्लिनिक फंक्शन कर रहा है, आपको कोई भी कानूनी सहायता चाहिए, आप वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, बाकायदे हमारा रजिस्टर होता है, कौन आए, क्या चाहिए था उनको लीगली, और उनको हम लोगों ने क्या किया। तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मूलतः वो लोग आते हैं जो कि महिला जो कि घर पे काम करती हैं, तो उनको हम लोग ये सारा कुछ बताते हैं कि आपका लोकल कंप्लेंट कमेटी है, ठीक है, जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, अगर हम इसको स्पेसिफिक रखें तो। और भी बहुत कानून है, उसके बारे में बताते हैं। अगर लगता है कि नहीं इनका केस दायर करना है तो हम लोग सेक्शन 12 जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, उससे अगर ये लोग कवर हो जाते हैं, महिला है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, ठीक है, दिव्यांग है, तो इन लोगों को हम लोग फ्री में एडवोकेट दिलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि इनके राइट्स को कोर्ट तक ले जाता है। वहाँ बैठते कौन कौन है लीगल एड क्लिनिक? लीगल एड क्लिनिक में हाँ, लीगल एड क्लिनिक में PLV होते हैं और हमारे पैनल एडवोकेट्स होते हैं।
ये लोग बैठते वो 2 हैं। दिन बैठते ही हाँ जी, बैठते 2 दिन कंपलसरली उनको बैठना ही बैठना है वीक में। हैं। अब जो आपने रजिस्टर वाली बात कही, जिस रजिस्टर में कंप्लेंट जी, पीएलवी जी। दर्ज करते हैं, उसमें से कोई फीडबैक है क्या कि इस तरह कंप्लेंट्स आया और एड्रेस नहीं हुआ यहाँ पर, इस तरह कोई complaint नहीं, मिला ऐसा आपको? कोई नहीं है। हमारे पास जो भी कंप्लेंट आता है डीएलएसए लेवल पे बता रहा हूँ, लीगल एड क्लिनिक पे, तो वो जो रजिस्टर होता है वो डीएलएसए सेक्रेटरी के पास जाता है। सेक्रेटरी मॉनिटर करते हैं कि इसमें हमारे पीएलवी ने क्या किया। ठीक है, इसका मंथली इवैल्यूएशन होता है। नहीं, आप भी तो झालसा भी तो मॉनिटर करती हाँ, होगी, डीएलएसए कैसे भूमिका निभा रहा जी है? जी, वही बता रहा हूँ। पहले डीएलएसए इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि लोकल लेवल पे इसका करना है। बहुत सारा कंप्लेंट ऐसा होता है जो हमारे मेल पे, इवन हम लोग व्हाट्सएप पे भी काम करते हैं। जो भी महिला हो, इतना अवेयरनेस हो गया है कि कोई भी कंप्लेंट है वो मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसका क्या है। फिर उस महिला पुरुष जो भी पीड़ित है उनसे हम लोग संपर्क साधते हैं और उनको बताते हैं कि आपका ये राइट है, और अगर सेक्शन 12 से वो कवर हो जाते हैं तो उनको हम लोग लीगल एडवाइस दे के। एक तो कानून को अपना काम करना है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के भी अपने लिमिटेशंस हैं, हैंड्स के लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज के लिमिटेशंस हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कि हमारी वो माँ, बहन और रिश्तेदार बेटी लगती है, तो उसके साथ अपमान नहीं हो, उसका उत्पीड़न नहीं हो। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।